पूरे इंडिया में से 8 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं इंडिया का, और 8 लाख बच्चे सिर्फ 8,000 बच्चे ही रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और वो रिटन एग्जाम क्लियर करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैथ्स है। लोग बोलते हैं मैथ्स से डर लगता है, तो 90% लोगों को मैथ्स से प्रॉब्लम है। और मैथ्स आपको सिर्फ इंडिया में काम नहीं आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में भी आपको मैथ्स काम आएगा। तो मैथ्स इज गोइंग टू बी लाइफ एंड लाइफ इज गोइंग टू बी मैथ्स। व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए आपको तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। पहले तो हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन देके ही आंसर बताते हैं, क्वेश्चन से आंसर नहीं होता है, आंसर से क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक रिवर्स साइकोलॉजी। तो ये डेक्सटेरिटी है, स्किल है, वो स्किल उसके अंदर इम्बाइब करना पड़ता है, एक दिन में नहीं आएगा। अभी हमारे बच्चे मैगी खा के पैदा हुए हैं, उनको लगता है 2 मिनट में सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें मैंने कुछ अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मेरे, चांडाल चौकड़ी, मारामारी, अमर अकबर एंथोनी, ये जो टर्मिनोलॉजी जो बम्बईया लैंग्वेज मैंने इसलिए यूज किया कि बच्चे मैथ से कनेक्ट हो जाए। तो अमर अकबर एंथोनी फिल्म में एक ही माँ के 3 बच्चे, फॉर्मूला भी एक ही है पर उसके वर्जन्स अलग है। डिफेंस में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी सोशल। अगर आपके पास सोशल बिहेवियर नहीं, देखो आप कभी भी नोट करो, आपके स्कूल के जमाने में जो बैक बेंचर्स है और फ्रंट बेंचर्स से ज्यादा जो बीच में बैठने वाले लोग सक्सेसफुल हो जाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सोशल। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, जैसे आपने कहा कि उनको हॉर्स राइडिंग आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए, ये सब बात की बात है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, किसी भी आप इदारे में जाएंगे, हर बच्चा तो 720 आउट ऑफ 750 नहीं ला सकता। आपके बच्चे ने 360 लाया, व्हाई नॉट जॉइन मिलिट्री नर्सिंग? मिलिट्री नर्सिंग में कम से कम 1 लाख रुपीज के ऊपर सैलरी है। नर्सेस का बहुत बड़ा डिमांड है और मेल नर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज आल्सो देयर, बट पीपल आर नॉट अवेयर। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखेंगे। अनिस सर, हम ब्रेक से पहले ये देखें कि डिफेंस में अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो एक सर्विस ओरिएंटेशन वाला मामला हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वाला मामला हो, तो इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमने देखे। कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके ज़रिए से बच्चा जो है डिफेंस के अंदर दाखिला हासिल कर सकता है? डिफेंस में अगर इंडियन डिफेंस सिस्टम में जाना है ना, तो ये बेस्ट ऑफ द लॉट जाता है। मतलब इंडियन डिफेंस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो पूरे इंडिया में से 8 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं इंडिया का, और 8 लाख बच्चे सिर्फ 8,000 बच्चे ही रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और वो रिटन एग्जाम क्लियर करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैथ्स है। 2 पेपर होते हैं इंडिया में, एक 300 मार्क का मैथ्स होता है और 600 मार्क का कैट होता है। 300 मार्क के मैथ्स में आपका 10th, 11th, 12th का मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। 10th, 11th, 12th तीनों साल जी। 10th में जो बच्चे हैं, मैं उनको कहता हूँ बार बार कि NTSC का एग्जाम देना चाहिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम करके एक एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पे। जिस बच्चे ने स्टेज 1, स्टेज 2 क्लियर किया वो आसानी के साथ NDA क्लियर कर सकता है। तो 1 to 10th में ये मेहनत होनी चाहिए। 11th, 12th का भी सिलेबस होता है उसमें, जिसको पढ़ना आसान होगा जब वो उसने NTSC लेवल का एग्जाम कर लिया। तो मैथमेटिक्स को 120 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट्स में करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आपको जो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर कोई बच्चा अगर उसको ईमानदारी से सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसको टाइम फैक्टर ये प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब वो नहीं कर पाता। तो इंडिया के 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में किसी बच्चे ने 60 क्वेश्चन अभी तक राइट नहीं किया। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो इसको टैकल करने का एक अलग कंसेप्ट है, जो रेगुलर हम जो पढ़ाई करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हटके हमको सोचना पड़ेगा। JEE से भी टफ है। JEE में भी आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। इंडिया में आपको 120 क्वेश्चन मैथ्स में करने पड़ते हैं। JEE में आपको 30 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिलता है। इंडिया में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं 33 ईयर्स से इस चीज़ को कर रहा हूँ, उसको एक अलग मेथोडोलॉजी, एक अलग पेडागॉजी बोलो, अलग ही तरीकाकार है, जिसको एक तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह की तरफ से नेमत है, और जितना नेमत का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ने कुरान में कहा, और उस पर अल्लाह इजाफा करेंगे। तो उसमें से ये एक है कि बच्चों को हम वो टैक्ट सिखाते हैं। और मैथमेटिक्स का पूरे दुनिया में लोगों को फोबिया है। बिल्कुल, लोग बोलते हैं मैथ्स से डर लगता है जी। तो 90% लोगों को मैथ्स से प्रॉब्लम है। और मैथ्स आपको सिर्फ इंडिया में काम नहीं आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में भी आपको मैथ्स काम आएगा। तो मैथ्स इज गोइंग टू बी लाइफ एंड लाइफ इज गोइंग टू बी मैथ्स। व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए आपको तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल लेवल में 180 डेज ही स्कूल चलता है, 360 में से 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट बॉय टू क्रैक एन इंडिया एग्जाम और रिटन एग्जाम। तो फर्स्ट उसको हमको टाइम देना पड़ेगा बचपन से। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम उसको मेंटल मैथ्स पढ़ाओ, सेकंड स्टैंडर्ड में उसको वैदिक मैथ्स पढ़ाओ, थर्ड स्टैंडर्ड में उसको पावर मैथ्स पढ़ाओ,
4th स्टैंडर्ड में हमने एक कोर्स बनाया जिसका नाम है मीप, मैथ्स इंग्लिश एप्टीट्यूड साइकोलॉजी। 5th स्टैंडर्ड में उसको होमी बाबा नाम का एक एग्जाम वो दो। 6th स्टैंडर्ड में आप ओलंपियाड्स में पढ़ाओ। 7th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया ना आरएमसी के एग्जाम में बिठाओ। 6th स्टैंडर्ड में आप सैनिक स्कूल के एग्जाम में बिठाओ। 4th 5th स्टैंडर्ड में आप नवोदय के एग्जाम में बिठाओ। 8th स्टैंडर्ड से आप उसको वापस होमी बाबा में बिठाओ एग्जाम, क्योंकि 6th और 9th में होता है। वापस से आप आरएमएस और आरएमसी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये बेसिक एग्जाम्स को आप कराते रहेंगे क्यूमुलेटिवली, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, देन ओनली एनडीए जैसा एग्जाम वो बच्चा क्रैक कर सकता है। पहले तो हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन देके ही आंसर बताते हैं, क्वेश्चन से आंसर नहीं होता है, आंसर से क्वेश्चन पे जाते हैं जी। तो एक रिवर्स साइकोलॉजी जी। तो ये डेक्सटेरिटी है, स्किल है, वो स्किल उसके अंदर इम्बाइब करना पड़ता है, एक दिन में नहीं आएगा। जी बिल्कुल। अभी हमारे बच्चे मैगी खा के पैदा हुए हैं, उनको लगता है 2 मिनट में सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो स्किल है। तो वो टेम्परमेंट अगर वो मैथमेटिकल बनाएगा ना तो ही कैन अंडरस्टैंड दैट। सेकंड, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स है। थर्ड, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है। फोर्थ, इसमें मैंने कुछ अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मेरे, चांडाल चौकड़ी, मारामारी, अमर अकबर एंथनी, ये जो टर्मिनोलॉजी जो बम्बईया लैंग्वेज मैंने इसलिए यूज किया कि बच्चे मैथ से कनेक्ट हो जाए। देखो, अनलेस एंड अंटिल अ बॉय और अ गर्ल डजंट कनेक्ट विद मैथ्स, वी कैन नॉट एंगेज, और एंगेजमेंट नहीं है तो फिर एम्पावर नहीं कर सकते। तो वो जो फोबिया है ना, मैथमेटिक्स का फोबिया, उसको हटाने के लिए हम ये कोलोकियल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वो बच्चा जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। तो वंस ही गेट्स कनेक्टेड तो इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको मैथ्स करने में मजा आ जाता है। अमर अकबर एंथनी आपने कहा है, उसका क्या मतलब है उसका? अच्छा, अमर अकबर एंथनी मैं इसलिए कहता हूँ कि एक ही मॉड्यूल के 3 सम होते हैं। बच्चा जब उसको एनालाइज करता है, इंटीग्रेशन में हो गया, डेरिवेटिव्स में हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये मेरे हिसाब से मैंने उसको अमर नाम दे दिया। अच्छा। अभी उसी को हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, वो अकबर हो गया। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, एंथनी हो गया। अच्छा। तो अमर अकबर एंथनी फिल्म में एक ही माँ के 3 बच्चे हैं, जी जी, लेकिन वो फॉर्मूला भी एक ही है, पर उसके वर्जन्स अलग है। वर्जन्स अलग है। तो बच्चा उसको रोट लर्निंग जब करता है ना, तो उसको लगता है कि दिस कैन बी यूज्ड ओनली इन वन वे, सो दैट सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, तो वी नेम देम। एक सिंपल मेथड बताया, तो दिस विल हेल्प हिम। नहीं सर, अगर हम ये तो बच्चे के साइड के जो प्रिपरेशन है और जो आपने तरतीब बताई इस क्लास 1 से लेकर पूरा 10 तक, और फिर +2 में भी, पेरेंट का क्या रोल रहेगा, पेरेंट एंड टीचर का क्या रोल रहेगा बच्चों को जो है डिफेंस की तरफ आगे बढ़ाने में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, स्पेशली हमारे कम्युनिटी में तो बिल्कुल नील है। अगर आप कम्युनिटी के बच्चों के पेरेंट्स को ये भी पता नहीं उसका बच्चा कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ता है, यहाँ तक हाल है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इस मामले में बहुत आगे है, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे। तो उन्होंने एक थ्योरी बनाया जिसको ट्रायंगुलर थ्योरी कहते हैं, कि पेरेंट है, टीचर है और स्टूडेंट है। तो ट्रायंगुलर थ्योरी में इक्विलैटरल ट्रायंगल होना जरूरी है। अभी आपने बताया ना सट्टा क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब एंगल 60 होते हैं, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर ट्रायंगल के एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एक एंगल का 60 होना जरूरी है। पता नहीं ऑडियंस कितना उसको समझ में है, लेकिन ये बहुत डेप्थ में बात बताया, इसको हम बोलते हैं फ्लिप क्लासेस। मतलब किसी चीज को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल 40 मिनट में ले जाना। आप 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो पढ़ाना, और एंड जब करेंगे ना आप, तो 12th स्टैंडर्ड का नॉलेज बच्चों को देना चाहिए। तो फॉर दैट यू नीड टू ट्रेन द टीचर्स। कमिंग बैक टू पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मैथ्स या इंग्लिश पढ़ा सकते, नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, लेकिन वो ट्रायंगल में वेयर डज द पेरेंट स्टैंड। पेरेंट ने कभी पूछा गया बच्चे का असेसमेंट, उसका परफॉर्मेंस, कितना भी इंटरनेशनल स्कूल हो आप देख लो, 50% पेरेंट्स ही पेरेंट टीचर मीटिंग में पहुंचते हैं। मैं खुद एकेडमिक कंसल्टेंट हूँ, बट देयर इज नो वे वेयर द पेरेंट्स आर कमिंग फॉर द पेरेंट टीचर मीटिंग। जब तक टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि दे आर मेड अवेयर कि आपका बच्चा ये कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक पेरेंट थे, बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और मॉम जो है वो खाना बना रही है, डैड जो है वो आजकल तो पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम है। तो ये 2 टर्म आए हैं जो चाइना से आए हैं। बच्चे को कहाँ बिठाते हैं हम? टीवी पे, स्क्रीन पे बिठाते हैं, कनेक्ट करते हैं लैपटॉप, वो अनीस कुट्टी का लेक्चर देख रहा है। मॉम कहाँ देख रही है वही लेक्चर? किचन में टैब पे देख रहे हैं। डैड कहाँ देख रहे हैं? सामने हॉल में बैठ के कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो पेरेंट का 2 टाइगर मॉम बोलते हैं उसको हम, और हेलीकॉप्टर डैड बोलते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे कम्युनिटी को तो पता भी नहीं है।
ये दोनों भी वॉच रखते हैं उस बच्चे पे कि वो एग्जैक्टली पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये तो नॉर्मली ऑनलाइन सिनेरियो में होता है कि बच्चा लॉग इन करता है और पबजी खेलता है। जी जी। तो हमारे कम्युनिटी के पेरेंट्स को तो पबजी क्या है वो भी पता नहीं, बच्चा करता क्या है वो भी पता नहीं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, 24 घंटे उसकी निगरानी होनी चाहिए। यानी सर अगर बच्चे के बारे में हम फिर से देखने की कोशिश करें कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके जो अर्ली साइंस, अर्ली स्किल्स हो या वैल्यूज़ हो, वो कौन से होने चाहिए और टीचर कब उनको स्पॉट करना शुरू कर दे ताकि इस लाइन में बच्चे को वो आगे बढ़ा सके? किसी भी बच्चा जो डिफेंस में जाना चाहता है ना, एक तो सबसे पहला उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होना चाहिए, जो आपको गूगल में मिलेगा। 15 क्वालिटीज है जो बच्चे में पाए जाते हैं। उसमें एक क्वालिटी है जो लीडरशिप क्वालिटी है, और दूसरा क्वालिटी ये है उसको कि वो इनिशिएटिव होना चाहिए। जैसा एनसीसी में गया, स्काउट्स में गया, एडवेंचर एक्टिविटीज में गया, सी कैडेट कॉप्स है, या कोई किसी ट्रेनिंग सेंटर में उसने कुछ एक्सपीरियंस किया। ऐसे बच्चों का फोकस ज़्यादा है। एकेडमिक्स में तो ब्रिलियंट होना ही चाहिए, अदर देन दैट, क्योंकि अगर उसका मैथमेटिक्स उसका स्ट्रांग नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। यू हैव टू सी दैट ऑल्सो। और काफ़ी लोग हाइप करते हैं कि मेडिकली फिट, जी जी, वो नॉर्मल बच्चा भी जा सकता है। जी जी, अगर उसके हार्ट पे होल है या उसका वो पैर सीधे खड़े नहीं रहते हैं, जी, वो सब प्रॉब्लम है। तो वो तो दैट इज अनदर स्टोरी। बट नॉर्मल गाय, नॉर्मल गर्ल कैन इजीली एंटर ए डिफेंस इफ इट डजंट हैव एनी डिफेक्ट्स। जी। अरे सर यही बात, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था कि नॉर्मल में डिफेंस अगर का अल्फाज सुनते हैं तो प्राइमरली वो जो है ना फिजिकल फिटनेस के ऊपर बात चले जाती है। तो वहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन या इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जो ज़रूरत पड़ती है वो कितनी पड़ती है वो उनके रोल को सक्सेसफुली निभाने के लिए? आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे ना, 4 टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहा, जी जी, एक एडवर्सिटी क्वेश्चन है, एक सोशल क्वेश्चन है, एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, जी, और इमोशनल क्वेश्चन है। तो अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन आपके एडवर्सिटी क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है ना, तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते। डिफेंस में जाने के लिए यू हैव टू बी वेरी सोशल। अगर आपके पास सोशल बिहेवियर नहीं, देखो आप कभी भी नोट करो, आपके स्कूल के ज़माने में जो बैक बेंचर्स है और फ्रंट बेंचर्स से ज़्यादा जो बीच में बैठने वाले लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर सोशल। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, जैसे आपने कहा कि उनको हॉर्स राइडिंग आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए। ये सब बात की बात है। सबसे पहले क्या 8 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 8000 बच्चे आपके रिटर्न एग्जाम क्लियर करना चाहिए। उसके बाद 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। उसमें आपकी पॉजिटिविटी दिखा जाती है, आपकी मेंटालिटी चेक किया जाता है, आपका लॉजिक चेक किया जाता है, आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक किया जाता है। वो सब चेक होता है। वो 8000 से 800 पे आता है। फिर 800 में आप आने के बाद फिर आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है। फिर वो 400 बच्चों को लेते हैं मेरिट ऑर्डर में, एवरी 6 मंथ्स लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन से शुरू होती बात, जब एग्जाम लिखता है बच्चा है तो फिर उसका सोशल क्वेश्चन और जो उसका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है इंटरव्यू में देखे जाएगा। फिर लास्ट में उसका फिजिकल क्वेश्चन देखा जाएगा। जितने भी इदारे बने हैं ना बड़े बड़े, कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, हमारे पास हॉर्स राइडिंग है, उन इदारों से बच्चे नहीं निकलते। बच्चे तब निकलेंगे इंडिया में जब आपके पास एकेडमिक्स पे फोकस होगा। और एकेडमिक्स का फोकस जो मैंने पहले बताया वो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। एक मुस्लिम बच्चा है शोएब आफ्ताब, उसने नीट का एग्जाम क्लियर किया। इंडिया का रिकॉर्ड है 70 इयर्स के इंडिपेंडेंस में किसी बच्चे ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं किया। तो मैंने 100% फर्स्ट बॉय टू डू दैट, एंड ही इज अ मुस्लिम बॉय। नाउ दैट बॉय यू रिसर्च हिम, उसके पेरेंट्स तो लेबरर्स है, बंगाल के थे, ओडिशा में रहते हैं। फिर उसने कोटा कैसे पहुंचा, एनटीएससी का स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम 10th में था ना, उसने क्रैक किया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्टडी फ्रॉम 1 to 10 mathematics, it is very difficult for you to analyze questions in 11th and 12th in 1 minute of a time. You might be able to solve the sum, but you will not be able to solve it in a minute, which is more important. जी, अब तक हमने स्टूडेंट किए और टीचर किए और फिर पेरेंट्स की तरफ से भी बात की है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस चलते हैं उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी डिफेंस के अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने की? पूरे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है, एक मैड रेस है, एक तो नीट या जेडब्ल्यू। मैं इंस्टीट्यूट को बताना चाह रहा था कि आप नीट को भी फोकस करो, पर कितने लोगों ने आपने ये बताया कि नीट के थ्रू हम एएफएमसी भी जा सकते हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चा नीट का एग्जाम देके ही जा सकता है, सेलेक्ट हुआ है,
तो अगर गवर्नमेंट सीट भी है तो 75,000 फीस है, 55,000 महाराष्ट्र में। अगर आप AFMC में गए तो आप गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देगी। 4 साल में आपका MBBS हुआ, आपको स्टार लग जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको 2 साल MD करना है, गवर्नमेंट के पैसे पे पढ़ो। आपको अब्रॉड जाना है, गवर्नमेंट के पैसे पढ़ो। 15 साल में वो बच्चा पढ़ भी लेता है और डॉक्टर भी बन जाता है और ऑफिसर भी बन जाता है। इसके ऊपर किसी का नजर नहीं है। अच्छा, सेकंड आर्मी मेडिकल कॉर्प्स है। थर्ड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। किसी भी आप इदारे में जाएंगे, हर बच्चा तो 720 आउट ऑफ 750 नहीं ला सकता। आपके बच्चे ने 360 लाया, व्हाई नॉट ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग? मिलिट्री नर्सिंग में कम से कम 1 लाख रुपीस के ऊपर सैलरी है। अच्छा, क्रिश्चियंस है वो यूरोप भागते हैं, मुस्लिम्स है तो गल्फ पे बहुत बड़ा स्कोप है। नर्सेस का बहुत बड़ा डिमांड है और मेल नर्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑल्सो देयर, बट पीपल आर नॉट अवेयर। अच्छा, आपने JEE की बात किया, सारा इंस्टीट्यूट JEE पे बात करता है। JEE मेंस से बच्चे ये तो IIT जाते हैं, REC जाते हैं या फिर NIT जाते हैं। ये भी कई लोगों को तो पता नहीं कि कई REC और NIT IIT से अच्छा है। इनके तीनों के अलावा भी आप अपने बच्चों को टेक्निकल एंट्री स्कीम से फॉर्म भर के SSB में डायरेक्ट एंट्री होता है उसका, आर्मी नेवी एयरफोर्स के टेक्निकल एंट्री स्कीम में, और उसका फॉर्म ही भरा नहीं जाता कि उसके तरफ इंस्टीट्यूट की तवज्जो ही नहीं है कि हमारा बच्चा अगर JEE मेंस क्रैक किया तो वो टेक्निकल एंट्री में भी जा सकता है। और इसमें और खास बात है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसमें रिजर्वेशन है। NDA में रिजर्वेशन नहीं है। तो SC ST OBC NT ये तो सबने सुना। एक और चीज है जो गवर्नमेंट ने लाया, जो हमारी कम्युनिटी ने पहला देखना चाहिए, वो है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पेरेंट्स फ्रूट का गाड़ी लगाते हैं, बागवान है, तांबोली है और शिकलकार है और काश्तकार है, EWS का सर्टिफिकेट बना लो। तो EWS के स्कीम में भी आपको JEE के थ्रू आपको टेक्निकल एंट्री मिल सकता है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। गुफ्तगू के जरिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुरान जो कहता है ना, वो गिव अस गेन पॉलिसी है। हम अगर सोसाइटी को वो चीज़ें नहीं देंगे जो हमको अल्लाह ने दिया है, तो कल अल्लाह के सामने हमारी पूछ होगी। जान माल और वक्त का पूछ नहीं होगा, आपकी सोच का, आपके सलाहियत का, आपके दिल दिमाग और जज्बात, इस सब का हिसाब होगा। तो जो भी नेमत अल्लाह ने हमको दिया है, एक राल्फ वाल्डो इमर्सन का पोएम है, टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। तो अल्लाह ने हमको हर एक को टैलेंट दिया है। उस टैलेंट को अगर हम अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए अगर हम नहीं आगे करेंगे गिव अस गेन पॉलिसी, तो कल हमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो जो भी नेमत अल्लाह ने हमको दिया वो दूसरों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात, जो डिफेंस सेक्टर है ये मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्टोरिकली एक फोर्टे रहा है, किला रहा है, जो कि फ़र्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिस हिसाब से हमने पार्टिसिपेशन की है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उससे बात समझ में आती है कि ये एक किला था हमारा, और किसी वजह से जो है हमने इस ज़िमन में हमने फ़िक्र को थोड़ी कम कर दी है। दूसरी बात यह है कि आज भी डिफेंस सेक्टर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर हम करते हैं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जैसा हमारे आज के मेहमान ने खोल कर बात बताई है कि बहुत सारे इसके अंदर लेवल्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। और तीसरी बात, इस डिफेंस सेक्टर से अगर हमें इस्तिफ़ादा हासिल करना है, फ़ायदा हासिल करना है होगा, तो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल अदा करेगा। साथ ही साथ करियर काउंसलिंग का, करियर ओरिएंटेशन का, बच्चों के अंदर डिफेंस के ताल्लुक से जज्बा और पैदा करना और अपॉर्चुनिटीज़ बताना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।